तो हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा विथ पवन पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। दोस्तों, आप लोग जान रहे होंगे कि अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और यहाँ से हर एक शिफ्ट में पूछने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। और जो भी नए होंगे आप लोग, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों का जो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं क्रम। सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले यहाँ पर आया था पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर ब्रिटिश यानी इंग्लैंड, डेनिस, फ्रांसीसी और स्वीडिश। इसका ट्रिक कैसे याद रखें? तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, PDEDF, PDEDF, EDFS, ऐसे PDEDFS। P से हो गया पुर्तगाली, D से हो गया डच, E से हो गया इंग्लैंड, D से हो गया डेनिस, F से फ्रांसीसी और आपका S से हो गया स्वीडिश। समझ गए दोस्तों? चलिए हम लोग अब देखते हैं आगे। चलिए थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी के स्थापना। तो बात करते हैं कि पुर्तगाली कब आए थे यहाँ पे। पुर्तगाली अपना कंपनी को स्थापित किए थे 1498 में। अंग्रेज अपना कंपनी को स्थापित किए थे 1600 ईस्वी में। डच अपना कब कंपनी स्थापित किए थे? 1602 में। डेनिस अपना कंपनी को स्थापित किए थे 1616 में। फ्रांसीसी अपना कंपनी कब स्थापित किए थे? तो 1664 में। और स्वीडिश अपना कंपनी कब स्थापित किए थे? 1731 में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण पद जो है गवर्नर जनरल का भेजा था। फिर 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का औपनिवेशिक शासन चला, जिसका नेतृत्व वायसराय करते थे। अर्थात दोनों पदों में ज़्यादा अंतर नहीं है। यह वह सर्वोच्च पद है जिसके जरिए भारत में अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया था। इसका कहने का मतलब यही है कि पहले जब कंपनी हुआ करती थी तो गवर्नर जनरल रहा करता था, लेकिन जब ब्रिटिश अपने कब्जा में ले लिया पूरे भारत को, तो उस समय से वायसराय यहाँ पर बना करके भेजने लगा और वायसराय यहाँ भारत को चलाते थे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं जो हमारे पहला गवर्नर है। तो दोस्तों, पहले अलग अलग क्षेत्र में गवर्नर हुआ करते थे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बंगाल के गवर्नर को। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गवर्नर बन के आए हैं भारत में, वो है रॉबर्ट क्लाइव। इनका कार्यकाल 1757 से 1760 तक रहा है और 1765 से 1767 तक दोबारा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये 2 बार रह चुके हैं, 1757 से 60 तक और फिर 1765 से 67 तक। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना, जिसके तहत राजस्व वसूल में सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले में कंपनी को अपने अधीन किए। देखिए यहाँ पर समझिएगा, द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन कहने का मतलब यह है कि बंगाल के यहाँ पर नवाब भी थे, लेकिन इनका भी कानून चलता था, नवाब का भी कानून चलता था और यहाँ पे कंपनी का भी कानून चलता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी चलता था। यानी रॉबर्ट क्लाइव उसके हेड थे। ठीक है, तो अब ये दो यहाँ शासन चलने लगता था, इसीलिए इसको द्वैध शासन कहेंगे। और ये राजस्व वसूल करते थे, सैनिक संरक्षण और इसके बाद विदेशी मामले में भी मतलब बहुत सारे हद तक भारत की तरफ से करने लगे थे। और अब हम लोग बात करते हैं आगे। इन्हीं के समय में इलाहाबाद की संधि हुआ था और इस इलाहाबाद की संधि में 1765 में उस समय मुग़ल का सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा
कंपनी के संरक्षण में पूरा क्षेत्र को, बंगाल का जो टैक्स वाला क्षेत्र था ये सब मांग लिए थे इन लोग, अंग्रेज लोग। और समझ गए। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कि अन्य गवर्नर कौन कौन बने हैं। तो यहाँ पर अन्य गवर्नर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बरेलास्ट इस 1767 से 1769 तक रहे। इसके बाद कार्टियर 1769 से 1772 तक रहे, लेकिन इन लोग कोई खास काम नहीं किए हैं, तो हम लोग इन लोग को उतना डीप में नहीं देखेंगे। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला जो आ रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पर आने वाले हैं वारेन हेस्टिंग्स। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा। समझना यह है कि पहले थे बंगाल के गवर्नर, अब बंगाल के गवर्नर के पद को हटा करके यहाँ पे गवर्नर जनरल का पद लाया गया। बस समझ गए। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बनेंगे वो हैं वारेन हेस्टिंग्स। 1772 से 1785 तक रहे। पीछे हम लोग क्या देखे, पीछे हम लोग देखे गवर्नर, अब हम लोग देख रहे हैं गवर्नर जनरल। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके अलावा मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया और इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, क्योंकि इससे पहले तो गवर्नर का सिर्फ पद था, तो पहला गवर्नर जनरल कौन रहेंगे, वारेन हेस्टिंग्स। और समझ गए। अब हम लोग देखते हैं आगे। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। जो द्वैध प्रणाली जो लगाया गया था उधर, उसको समाप्त कर दिया कौन, तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। इसी के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। और समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। इन्हीं के समय में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ही वारेन हेस्टिंग्स ने फरवरी 1785 में इस्तीफा देकर इंग्लैंड चले गए थे। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं आगे। इसके बाद अब इस्तीफा देकर 1785 में चले गए, तो अब अगला कौन बनेंगे, तो अगला यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन बने हैं, तो अगला बने हैं यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस 1786 से 1793 तक रहे। इसके बाद फिर बने और 1805 तक रहे। 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया। अब कॉर्नवालिस कोड क्या होता है, तो ये अस्थायी बंदोबस्त करने का एक कोड था, एक नियम था, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। कंपनी कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दी। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत भूराजस्व का लगभग 90% जमींदार और 10% कंपनी के पास रखना था। इसका कहने का मतलब यह है कि अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को बहुत सारे ज़मीन दिए गए और इसके तहत ये टैक्स अंग्रेज़ों को देंगे। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था किया गया अस्थायी बंदोबस्ती का। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। अस्थायी बंदोबस्ती की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। कॉर्नवालिस को भारत में भारतीय सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है। अब अगला बनते हैं गवर्नर जनरल यहाँ पे जॉन शोर। 1793 से 1798 तक रहे हैं। ये क्या किए हैं, अहस्तक्षेप की नीति अपनाए। अहस्तक्षेप की नीति क्या है, कि कोई भी भारतीय शासक है उसके साथ हस्तक्षेप नहीं करना। ये हस्तक्षेप नहीं किए किसी भी भारतीय शासक के साथ में। समझ गए। हस्तक्षेप नहीं किए, तो इस नीति को बोलते हैं अहस्तक्षेप नीति। इसके बाद जो आए हैं बहुत ही VVI, ये है वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। 1798 से 1805 तक रहे। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सहायक संधि, कि सहायक संधि किसने
स्थापित किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसके तहत जितने भी भारतीय क्षेत्रीय राजा थे उस सब को सहायक संधि के तहत अपने में मिला लेते हैं अंग्रेज। तो 1798 में हैदराबाद को मिला है, 1799 में मैसूर को मिला है, 1799 में ही तंजौर को मिला है, और 1801 में अवध को, 1802 में पेशवा यानी जो पूना में रहते थे पेशवा मराठा साम्राज्य, उन लोग को मिला है। बरार एवं भोसले 1803 में, 1804 में सिंधिया को मिला है, जोधपुर को मिला है, जयपुर को मिला है, बूंदी एवं भरतपुर आदि सभी क्षेत्र को लगभग ये लोग इस संधि के तहत मिला लिए। अच्छा, थोड़ा सा और बात करते हैं यहाँ पे इनके बारे में। चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है, टीपू सुल्तान की मृत्यु इसी युद्ध में हुआ था। वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहते थे। 1805 में कर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र ही इनकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सर जॉर्ज वारलो। तो 1806 में वेलोर की हुई सिपाही विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण सिपाही विद्रोह है 1806 में। समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लॉर्ड मिंटो। ये लॉर्ड मिंटो फर्स्ट हैं, प्रथम हैं, जिनका कार्यकाल 1807 से 1813 तक रहा है। राजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1813 चार्टर एक्ट किसके समय में पास हुआ था, तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में। चलिए हम लोग अब देखते हैं आगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में बात करें तो इनका कार्यकाल 1813 से लेकर के 1823 तक रहा है। इन्हीं के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक हुआ, और इसके बाद जो आंग्ल नेपाल युद्ध है, सुगौली के संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। सुगौली का एक संधि हुआ जिसके तहत आंग्ल नेपाल युद्ध को समाप्त किया गया। इन्हीं के समय में पिंडारियों का भी दमन किया गया। पिंडारी कौन थे? तो मराठों के साथ में, सेना के साथ में रह करके और ये लोग युद्ध करते थे, और जीते हुए क्षेत्र में अंग्रेज़ों से लूटपाट करते थे पिंडारी। इसमें लगभग सभी जाति के लोग रहते थे। तो इन पर इन लोग हमला किए और इन लोग को ख़त्म कर दिए। ठीक है। इसके अलावे इन्हीं के समय में प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया था। मतलब यही आकर के प्रेस पर प्रतिबंध जो लगा हुआ था, रोक लगा हो रहता था, उसको ही क्या कर दिए, समाप्त कर दिए, और मार्गदर्शक के नियम बनाए। फिर 1822 का टेनेंसी एक्ट लागू किए। टेनेंसी एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम को ही लागू किए। तो समझ गए दोस्तों। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि इसके बाद कौन बने यहाँ पर गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो इसके बाद बने हैं लॉर्ड एम हर्स्ट। ये 1823 से 1828 तक रहे। इसके समय पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो 1824 से 26 के बीच में हुआ है। 1826 में बर्मा और अंग्रेज के बीच यानडूब की संधि हुई, और 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी हुआ था। तो हाँ दोस्तों, तो बर्मा को अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, म्यांमार। और म्यांमार के साथ में युद्ध हुआ था, और यानडूब की संधि के तहत इसको रोका गया था। और इन्हीं के समय में बैरकपुर कहाँ पर है, तो यह बंगाल में, पश्चिम बंगाल। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था इन्हीं के समय 1824 में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो अब इसके बाद का हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसके पद को हटा करके अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब मतलब पूरे भारत में एक ही को गवर्नर जनरल होगा। तो सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
तो बहुत ही वीवीआई है ये। चलिए इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 1828 से लेकर के 1835 तक ही रहे हैं। 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को हटाकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बने। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, यानी रोक लगा दिया गया सती प्रथा पे। इसके बाद कर्नल अस्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा पर भी यहाँ पर क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। इसके अलावे इन्हीं के समय में शिशु बालिका, यानी जो छोटी बच्ची होती थी, लड़की होती थी, उन लोग को सब हत्या करके वो मार देता था, तो उस पर भी, शिशु बालिका पर भी एक प्रतिबंध लगाए। तो ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम किए हैं हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब हम लोग कुछ आगे बात करते हैं। इसके बाद 1835 के में लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद यहाँ पर जो बने हैं वो हैं चार्ल्स मेटकॉफ। 1835 से 1836 तक 1 साल रहे हैं, और 1 वर्ष के कार्यकाल में चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस के नियंत्रण को हटाया। इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि प्रेस पर नियंत्रण रखा जाता था, तो उस नियंत्रण को ये आकर के हटा दिए। तो इसीलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाएगा? चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं यहाँ पे अगला, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से 42 तक रहे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। अफगान बोले तो अफगानिस्तान और अंग्रेज के बीच में हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड के बीच में। कब से कब तक हुआ था? 1838 से 1842 तक हुआ था, 39 से 42 तक हुआ था। कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड, कलकत्ता से दिल्ली तक जो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको बोलते हैं, जीटी रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, उसको मरम्मत कौन करवाया? तो उसको मरम्मत करवाया है लॉर्ड ऑकलैंड। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद में प्रदान की गई थी। इससे पहले कोई भी छात्र बाहर जाकर के, विदेश में जाकर के डॉक्टर की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था, लेकिन इनके समय में अनुमति मिल गई। इसके बाद जो अगला भारत के गवर्नर जनरल आते हैं वो है हमारे लॉर्ड एलिनबरो, और इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। 1842 से 1844 तक ही रहे हैं। पहला आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के समय में समाप्त हुआ, इनके समय में समाप्त हो गया। अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। जो सिंध पंजाब वाला क्षेत्र है, जो पाकिस्तान का भी क्षेत्र आता है और कुछ भारत का क्षेत्र आता है, इसको इन्हीं के समय में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। सिंध विजय के संदर्भ में नेपियर ने कहा था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। मतलब लॉर्ड एलनबरो के बारे में नेपियर ने कहा था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। 1843 में दास प्रथा को उन्मूलन इसी के समय में हुआ था। मतलब इन्हीं के समय में 1843 में दास प्रथा खत्म कर दिया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर है रविवार की छुट्टी। लॉर्ड एलनबरो के समय में ही रविवार की छुट्टी 1843 से होना शुरू हो गया और अभी तक ही चल रहा है। तो बहुत ही वीवीआई है कि 1843 में ही रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी, इसके समय में, लॉर्ड एलनबरो के समय में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक जो चला था, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे, ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। इन्होंने नर बलि पर प्रथा लगा दिया था, यानी लोग यहाँ पर क्या करते थे कि पुरुषों को बलि देते थे, और उस पुरुष के बलि पर यहाँ पर क्या कर दिए? रोक लगा दिए, यानी नर बलि पर रोक लगा दिए। तो ये कुछ कुछ अच्छा काम भी किए हैं। चलिए हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पे
लॉर्ड डलहौजी। अगला गवर्नर जनरल कौन है हमारे? लॉर्ड डलहौजी। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1848 से 1856 तक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तक इन्हीं के समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जिसमें 1852 में लोअर बर्मा पीगू को अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिला लिया था। 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना किया था। अब दोस्तों देखिएगा, ये इनाम कमीशन क्या है? तो इनाम कमीशन के तहत जो भी ज़मींदार टैक्स नहीं दे पाते थे या टैक्स देने से भाग जाते थे, और समझ गए, उस सब ज़मींदार को पकड़ने के लिए इनाम दिया जाता था और उसका ज़मीन फिर कब्जा कर लेते थे अंग्रेज। और समझ गए, तो यह था इनाम कमीशन। इसके बाद डलहौजी ने एक नियम चलाया, व्यापगत सिद्धांत, यानी इसी को हम बोल सकते हैं गोद प्रथा सिद्धांत, गोद प्रथा। और इसी को बोलते हैं यहाँ पे हड़प नीति, हड़प नीति। इसके तहत क्या होता था कि कोई भी शासक जिसका बेटा नहीं होता था, अगर वो शासक गोद किसी भी बच्चा को लेगा तो उसको शासक अंग्रेज नहीं मानते थे और उसका सब जो होता था राजपाट, वो सब कब्जा कर लेते थे अंग्रेज। तो ये हड़प कर लेते थे, इसीलिए इस नीति को हड़प नीति के नाम से जाना गया है या गोद प्रथा नीति के नाम से जाना गया। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जिसके तहत विभिन्न राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। इसके तहत बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजी में मिलाया गया है। और हम लोग आगे समझते हैं। शिक्षा संबंधित सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, बहुत ही VVI है। इन्हीं के समय में रेल चालू हुआ था। डलहौजी के समय में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में रेल चालू हुआ था, जो मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार रेल चलाई गई थी। 1854 में नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के डाक टिकट प्रचलन करवाया था यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने पहली बार अलग से सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की स्थापना की और एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना भी की थी। डलहौजी ने शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। 1853 के चार्टर एक्ट के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वायसराय का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा बात समझिएगा, क्या है कि 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि 1857 की जैसे ही क्रांति ख़त्म हुआ, अब यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही थी, उस कंपनी के अधिकार को हटाकर ब्रिटिश जो शासन है वो खुद अपने हाथ में भारत को ले लेती है और यहाँ से गवर्नर जनरल के पद को हटा करके वायसराय के पद कर देती है। क्योंकि इस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे और फिर इन्हीं के समय में वायसराय का पद आ जाता है, तो इसीलिए अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वायसराय के बारे में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, फॉलो एवं शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।